हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में कौन-कौन सी न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फ्रेंड्स एडिटोरियल पेज पर पेज नंबर 6 पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रीस के रिलेशंस इंडिया के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे बात करें जनरली तो ग्रीस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं। इन सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका जो जीएस पेपर 2 है उसमें आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये उसका पार्ट है। ग्रीस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, इस पे तो थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ग्रीस के साथ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रिलेशंस इंडिया के नहीं हैं और ना ही ग्रीस को उतना इम्पोर्टेंस इस तरीके से मिला है। लेकिन फिर भी ग्रीस के साथ इंडिया के नए रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, तो हो सकता है एक नए रिलेशन के रूप में उसके साथ इंडिया के रिलेशंस पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाए इस तरीके से कि ग्रीस का इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। जो भी पूछा जाएगा वो इंडियन एंगल से ही पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए कुछ बातें कर लेते हैं। ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जो बातें इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे इसमें एक लाइन है, पहले तो मैं ये पूरा दिखा देता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिया गया है इसमें कि इंडिया विल फाइंड नो बेटर गेटवे टू यूरोप देन माई कंट्री। ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। एंड फॉर ग्रीस देर इज़ नो बेटर गेटवे टू एशिया देन अ क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विथ इंडिया। इस पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आंसर राइटिंग के फॉर्म में 150 वर्ड सोचने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों कहा है ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने, या फिर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के रूप में अगर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं तो इस पे कुछ फैक्ट्स लिखने की कोशिश करनी चाहिए आपको कि क्या पॉइंट आप इसमें डालेंगे। जरा इस पर डिस्कस करते हैं। ये क्या है, कह रहा है कि इन ग्रीस का कहना है कि इंडिया विल फाइंड नो बेटर गेटवे टू यूरोप देन माई कंट्री। इस पे इसको आप ग्रीस समझ लें। और ग्रीस के लिए भी इंडिया से बेटर रिलेशनशिप नहीं हो सकता है अगर उसको एशिया में प्रवेश करना है। तो इंडिया को अगर यूरोप में प्रवेश करना है तो ग्रीस से अच्छा कोई गेटवे नहीं हो सकता, और ग्रीस को अगर एशिया में इंटर करना है तो इंडिया से अच्छा कोई गेटवे नहीं हो सकता। ये इसका सार है। ऐसा क्यों? अब देखिए, मान लीजिए ये इंडिया का कोस्टल एरिया, आप यहाँ से जब चलेंगे इधर तो आप जानते हैं कि इधर हमें रेड सी क्रॉस करना पड़ता है। इंडियन ओशन का ही पार्ट है रेड सी, एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ से जब आप चलेंगे तो ये अरेबियन सी है, फिर इधर होते हुए यहाँ पे आपको रेड सी मिलेगा। ऐसे रेड सी क्रॉस होते हुए यहाँ फिर हम गल्फ ऑफ स्वेज पार करके यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, आप जानते हैं। और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो है ये पूरा यूरोप है इधर। तो ये जो पहला कंट्री यहाँ पे है जिसके होते हुए हम यूरोप में एंटर करते हैं, यहीं पर है ग्रीस। ग्रीस यहाँ पर है, इसीलिए ग्रीस ऐसी बात कह रहा है। जब आप मैप में जाके देखेंगे तो आप समझेंगे। इसीलिए ग्रीस कह रहा है कि हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता इंडिया के लिए अगर इंडिया को यूरोप में प्रवेश करना है। तो प्रवेश करने के मतलब कि हमसे अच्छे संबंध होंगे तो इधर से ही यूरोप आप इंटर कर सकते हैं, हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ये उसका सार है। और ग्रीस ऐसा क्यों कह रहा है कि अगर उसे एशिया में प्रवेश करना है तो इंडिया सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया कितनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है और कितना बड़ा बड़ा मार्केट है आप जानते हैं। और एशिया के जो भी देश हैं ज़्यादातर से इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं। इसीलिए ग्रीस सोच रहा है कि अगर इंडिया से अच्छे रिलेशंस हो जाएं तो उन तक हम भी पहुंच सकते हैं, और इंडिया तो अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है ही। तो ये इसका सार है। इस तरीके से आप देखेंगे। अभी जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं दोनों के बीच में,
इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है और ग्रीस का के जो ग्रीस नेवी और एयरफोर्स जो है उनके बीच जॉइंट एक्सरसाइजेज होते हैं। हम दोनों के बीच बिजनेस के रिलेशंस भी हैं थोड़े बहुत, फाइनेंशियल रिलेशंस भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दोनों के यहाँ काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ अभी हल्के हल्के रिलेशंस हैं, अभी उतने डीपर लेवल पे हमारे रिलेशंस नहीं हैं, लेकिन दोनों चाहते हैं कि रिलेशंस डीपर हों। कुछ टाइम पहले हमारे पीएम वहाँ गए थे पिछले साल, अब वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और कुछ बातें करते हैं। जैसे देखिए, एक G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बात की गई थी। तो इंडिया से चलते हुए मिडिल ईस्ट जाएंगे, उसके बाद यूरोप जाना है। तो यूरोप के अब मुंह पे ही, अब जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ग्रीस है, तो इससे होते हुए तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल उसमें जो है, इसके सक्सेस में भी ग्रीस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिलेशंस तो ठीक हैं, इसे इन्हें और डीपर कीजिए इकोनॉमिक रिलेशंस को, लेकिन साथ ही साथ कुछ और रिलेशंस भी डीपर कीजिए, जैसे क्लोज़र पीपल टू पीपल टाइज, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ जाएं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स वहाँ के यहाँ आए, कल्चरल एक्सचेंज कीजिए, कल्चर्स का आदान प्रदान होना चाहिए, मीडिया कोऑपरेशन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल लिंक्स बनाने चाहिए। तो ये बातें कही जा रही हैं कि ये आगे और करना चाहिए, ऐसा मानना है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा ही होगा, उसमें आपने सिकंदर का नाम सुना होगा ज़रूर, जिन्हें अलेक्जेंडर भी कहा जाता था। तो याद करने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ के थे। वो भी ग्रीस के ही थे और वो इंडिया आए थे, वहाँ पे थोड़ी सी जंग हुई, फिर वो वापस गए। तो हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं वहाँ से। तो इसीलिए कहना है कि हमारे रिलेशंस को और बढ़ाया जाए और जो हमारे पुराने रिलेशंस हैं उन्हें भी गहरा किया जाए, और ना सिर्फ हार्ड रिलेशंस जैसे ये है, ये सब तो हार्ड रिलेशंस, सॉफ्ट रिलेशंस भी किए जाएं उनके साथ में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अगला फ्रेंड्स ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंट ऑफ रेट कट एज इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। ये इसमें जो लिखी हुई बातें हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। क्या कहा जा रहा है कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है, कहा जा रहा है कि अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि रेट कट किया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में है। तो ऐसा क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो उससे रेट कट किया जाएगा। रेट कट यहाँ पे कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट कट। इसे अगर मैं सिंपल समझाने की कोशिश करूँ तो आरबीआई जो है, जो बैंक्स अपने लोन देती है, तो उनको छूट देगी कि आप अपना इंटरेस्ट रेट घटा सकते हैं। मतलब आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाएगी अपना, तो उससे बैंक भी घटाएंगे और इससे जो है लोन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकेंगे। तो वही कह रहे हैं कि आरबीआई जो है हो सकता है इंटरेस्ट रेट घटाए, क्योंकि अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो इन्फ्लेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्यों रेट बढ़ा देती है, ऐसा क्या होता है, और कम होता है तो क्यों घटाती है, इसे समझना होगा। अब देखिए इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है। पहले तो इन्फ्लेशन क्यों होता है, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए, मनी सप्लाई मार्केट में बहुत हो जाए, तो उससे क्या होता है। अब देखिए, मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन सामान तो उतना नहीं है। लेकिन लोगों के पास अगर पैसे ज़्यादा आ गए हैं तो वो जाएंगे और सामान की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब देखिए अचानक से मनी सप्लाई बढ़ गया मार्केट में, तो लोग पैसे लेके अब तो उसकी कस्टमर हैं तो डिमांड ही करेंगे। मार्केट में पहुंच गए, मार्केट में तो प्रोडक्ट्स तो उतने ही हैं, तो मार्केट प्रॉफिट पर काम करता है, तो मार्केट में दुकानदार क्या करेंगे, अपने सामान के रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट कमाना है। तो रेट बढ़ा देंगे तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमत किस वजह से बढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई होने से मार्केट में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, तो गरीबों को बहुत प्रॉब्लम होगी। और आरबीआई के दो काम हैं, एक कि उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखना है कि वो स्टेबल रहे, और साथ ही इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे।
तो मनी सप्लाई होने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो आरबीआई क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट उस टाइम बढ़ा देती है। जब इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाती है तो अब क्या होगा, अब लोन महंगा हो जाएगा। अब लोग जो बैंक से लोन लेने जाएंगे उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, लोग लोन लेना कम कर देते हैं। तो धीरे धीरे इससे क्या होता है, मनी मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाता है। तो इससे अब कम हो गया, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा था वो वजह ही ख़त्म कर दी आरबीआई ने। तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगता है। तो वही जब कंट्रोल में आ गया तो अब आरबीआई का दूसरा काम आप जानते हैं क्या है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए पैसे चाहिए। तो अब माना जा रहा है कि वो रेट रेट को कट करेगी, जिससे फिर से लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे, मनी आएगी इकोनॉमी में, और फिर से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। तो ये साइकिल चलता रहता है, यही इसका मतलब है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अगला फ्रेंड, ये पेज नंबर 1 पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यूज़ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर। अभी जो है सेंटर ने क्या की थी, अमेंडमेंट की थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक बार 1980 में बना था, 1980 में। उसमें अमेंडमेंट की गई 2023 में, जिसमें किया गया, फॉरेस्ट के डिफिनीशन को चेंज किया गया। इससे ऐसा लगा कुछ को कि इससे जो है हमारे बहुत सारे जंगल कट जाएंगे, क्योंकि उनके लिए इसको बहुत कम कर दिया गया था। ऐसा लगा कि बिजनेस फ्रेंडली ये एक्ट किया गया है, इन फॉरेस्ट फ्रेंडली तो है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने पिटीशन डाल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना उसे और कहा कि नहीं, जो ये नया अमेंडमेंट है ये ठीक नहीं है। नए अमेंडमेंट में क्या किया गया था, देखिए कि डिफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट को क्या किया गया था, डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एंड लैंड्स रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आफ्टर 1980, कि 1980 के बाद जो फॉरेस्ट और लैंड जो है डिक्लेयर्ड किए गए हैं और वो रिकॉर्डेड हैं किसमें, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, उन्हीं को बस फॉरेस्ट माना जाएगा। ये नए अमेंडमेंट में किया गया। अब तो देखिए, रिकॉर्डेड तो बहुत कम होते हैं, बहुत सारे अनरिकॉर्डेड भी हैं। तो ऐसे में तो उस अनरिकॉर्डेड का तो गलत इस्तेमाल हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के लिए इस्तेमाल अगर लोग करने लगेंगे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो फिर इन्वायरमेंट का क्या होगा। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमने जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1996 में उन्होंने टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद केस में जो जजमेंट दिया था और उसमें जो फॉरेस्ट का डिफिनीशन दिया था, उसे ही माना जाएगा फॉरेस्ट अभी के लिए। तो उसमें क्या कहा गया था, इसमें तो दिया नहीं है, फिर भी हम बात करते हैं। उसमें कहा गया था, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, फॉरेस्ट कवर्स ऑल स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट वेदर डेजिग्नेटेड एज रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अदरवाइज। कि फॉरेस्ट में क्या क्या शामिल किया जाएगा, जो भी कानून के द्वारा माना गया है जिनको फॉरेस्ट, वो चाहे वो रिजर्व्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, या फिर ना हो, अनरिकॉर्डेड ही क्यों ना हो, उन सबको फॉरेस्ट माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट दे के पूछा जाए कि नए अमेंडमेंट में फॉरेस्ट क्या था, पुराने में क्या था, या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था फॉरेस्ट के बारे में। और इन्वायरमेंट पर अगर क्वेश्चन भी आता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप कोट कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये जजमेंट दिया था। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जू और सफारी अगर बनाए जाएंगे तो उन्हें बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आज के द हिंदू की बात करें फ्रेंड्स, तो यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यही 3 इम्पॉर्टेंट लगे हैं। इसके अलावा मुझे कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।